मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय छू। हमारा जो विषय था वो था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख लक्षण, इसमें हमने 8 पॉइंट कर लिए थे, 8 विशेषताएं कर ली थी। आज हम नवी विशेषता करेंगे जो कि है केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय में अपने चरम पर थी। लॉर्ड कर्जन के समय में अपने चरम पर थी, उसको समाप्त कर दिया गया। उस नीति को टोटली समाप्त कर दिया गया। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषय का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, अर्थात उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर उन्हें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटा दिया गया और प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाया और प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषय उनको जो कि केंद्र सरकार के अधीन थे, उनको केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाया और प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए। प्रांतों में पहली बार ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में पहली बार ऋण लेने और कर लगाने, मतलब अब प्रांत ऋण ले सकते थे, ऋण दे सकते थे और ले भी सकते थे और दे भी सकते थे और कर लगा सकते थे। ऋण लेने तथा कर लगाने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करके, प्रांतों में क्या किया? आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की। उत्तरदायी शासन की स्थापना करके भी विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को भी पूरा किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को भी पूरा किया गया। इस प्रकार केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण किया गया। जो विषय प्रशासन और राजस्व जैसे विषय जो केंद्र के अधीन थे, उन्हें क्या किया गया? प्रांतों में भी दिया गया। उन्हें प्रांतों में भी दिया गया ताकि प्रांतों की स्वायत्तता बनी रहे। पहली बार प्रांतों ने ऋण लेने और कर लगाने का अधिकार प्राप्त किया। पहली बार वो ऋण ले सकते थे और कर लगा सकते थे। पहली बार उन्होंने ये अधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को लागू किया गया इस विकेंद्रीकरण द्वारा। इस जो केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण हुआ, इसके द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना, आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, जिसमें विकेंद्रीकरण और प्रांतीय स्वायत्तता की नीति को भी पूरा किया गया। ये था 9वां पॉइंट। 10वां पॉइंट आता शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति को विभाजित कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्ति को विभाजित कर दिया गया। जो विषय, ऐसे विषय जो संपूर्ण भारत के लिए या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, ऐसे विषय जो संपूर्ण भारत के लिए या अंतर प्रांतीय हितों से संबंधित थे, अंतर प्रांतीय हित जो थे उससे संबंधित थे, केंद्र के अधीन रखे गए। वो तो केंद्र के अधीन रखे गए। और जो विषय प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे, प्रांतीय हितों से विशेष संबंध रखते थे, उन्हें प्रांतों के अंतर्गत रखा गया। उन्हें प्रांतों को दे दिया गया, प्रांतों के अंतर्गत रखा गया। तो केंद्र के अधीन जो विषय रखे गए उनमें कौन कौन से थे? विदेशी विषय, सेना, डाक, तार, आयकर, मुद्रा टंकण, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी,
तथा महसूल, दीवानी और फौजदारी कानून रखे गए। केंद्र के अधीन जो विषय रखे गए उनमें विदेशी विषय, सेना, रेल, डाक व तार, आयकर, मुद्रा टंकन, व्यापार, जहाजरानी, चुंगी तथा महसूल, दीवानी और फौजदारी कानून रखे गए। ये तो केंद्र सरकार ने अपने अधीन रखे। प्रांतीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, प्रांतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो विषय रखे गए उसमें था स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, जन स्वास्थ्य व चिकित्सा, सिंचाई, अकाल पीड़ित सहायता, राजस्व कर, कृषि, जंगल, रेल, पुलिस तथा न्याय व्यवस्था का कुछ भाग रखा गया। न्याय व्यवस्था का भी कुछ भाग रखा गया। इस प्रकार प्रांतीय विषयों पर प्रशासन एवं व्यवस्थापन प्रांतों को सौंप दिया गया। प्रांतीय विषयों पर जो प्रशासन था एवं उसकी व्यवस्था करना, व्यवस्थापन था, उसे प्रांतों को सौंप दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत शक्ति को विभाजित किया गया केंद्र और प्रांतों के बीच। केंद्र में ऐसे मामले रखे गए जो संपूर्ण भारत के लिए या अंतर प्रांतीय हितों के लिए आवश्यक थे, उनको केंद्र ने अपने पास रखा, और जो प्रांतीय हितों के लिए आवश्यक थे उनको केंद्र ने प्रांतों को सौंप दिया, विभाजित कर दिया, दोनों को विभाजित कर दिया, इनके अधिकारों को विभाजित कर दिया। इस प्रकार ये शक्ति विभाजन का कार्य किया गया इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो आती है निर्वाचन तथा मताधिकार। 11वां पॉइंट, निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात हुआ और मताधिकार को बढ़ावा दिया गया, मताधिकार को बढ़ा दिया गया, मताधिकार को बढ़ा दिया गया। नए निर्वाचन नियमों के अनुसार, नए जो निर्वाचन नियम थे उनके अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। 10% जो जनता थी उसको मताधिकार प्रदान किया गया, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि मॉन्टफोर्ट की जो रिपोर्ट थी में सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा, इसकी निंदा की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की निंदा की गई थी। लेकिन इस अधिनियम में ना केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा गया, अपितु इस पद्धति को पंजाब के सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए, पंजाब के सिखों के लिए 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियन के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियन बोलते हैं जिसको, आंग्ल भारतीयों के लिए, और एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए लागू कर दिया गया। एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए लागू कर दिया गया। तो पहली बार इस अधिनियम में निर्वाचन और मताधिकार का सूत्रपात हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सूत्रपात किया गया। भारत की लगभग 10% जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, मत देने का अधिकार प्रदान किया गया, मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ। और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो थे उसमें मुसलमानों को, सिखों को, यूरोपियन को, आंग्ल भारतीयों को और ईसाइयों को भी मत देने का अधिकार लागू कर दिया गया। तो ये था 11वां पॉइंट, निर्वाचन एवं मताधिकार। 12वां पॉइंट आता नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट जो थी, मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए, देशी राजा जो थे उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया था। एक नरेश मंडल के निर्माण को करने का सुझाव दिया गया था कि एक नरेश मंडल का निर्माण किया जाए।
एक नरेश मंडल का निर्माण करने का सुझाव दिया गया था। अतः 8 फरवरी 1921 8 फरवरी 1921 1921 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब की गई? 8 फरवरी 1921 को। नरेश मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 8 फरवरी 1921 को कर दी गई दिल्ली में। इस मंडल की कुल सदस्य संख्या कितनी रखी गई? इस मंडल की कुल सदस्य संख्या 121 रखी गई। 121 थी, जिसमें 109 तो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। 109 जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। महत्वपूर्ण देशी रियासतें जो थी उनके प्रतिनिधि थे। अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे 109 और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। 12 सदस्य उनमें से लिए गए जो कम महत्वपूर्ण रियासतें थीं, कम महत्वपूर्ण रियासतों के सदस्य थे। इस मंडल का प्रधान वायसरॉय था। प्रधान कौन था? वायसरॉय था। तथा मंडल वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। मंडल क्या था? वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के समान था। परामर्श देने वाली सभा के समान था। इस प्रकार नरेश मंडल की स्थापना की गई। नरेश मंडल की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। कब की गई? 8 फरवरी 1921 को की गई। कितनी सदस्य संख्या रखी गई? 121 रखी गई। और जिसमें से 109 जो थे वो अधिक महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 जो थे वो कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार नरेश मंडल की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1919 का अधिनियम के तहत नरेश मंडल की स्थापना की गई। ये था 12वां पॉइंट। 13वां पॉइंट आता संक्रमणकालीन उपाय। संक्रमणकालीन उपाय 13वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है इसका। संक्रमणकालीन उपाय 1919 के अधिनियम का प्रयोग, 1919 के अधिनियम का प्रयोग संक्रमणकालीन उपाय था। एक ऐसा उपाय जो संक्रमणकालीन था। यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था। केवल थोड़े समय के लिए एक उपाय किया गया था। यह केवल एक अल्पकालीन उपाय था और इसके अनुसार, जैसा कि लॉर्ड मेस्टन ने कहा था कि लॉर्ड मेस्टन ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमाज में ना, लॉर्ड मेस्टन के शब्द आ रहे इन्वर्टेड कॉमाज में, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने के लिए बाध्य थे, जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले। उस समय तक हाथ मिलाकर चलने के लिए बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। इसी प्रकार ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मिस्टर मॉन्टेग्यू ने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास में यह तो अंतरकालीन उपाय है। एक ऐसा उपाय जो अंतरकालीन है। यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच में यह एक प्रकार का पुल है। किसके बीच में? ब्रिटिश संसद द्वारा शासन तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच यह एक प्रकार का पुल है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो हमारे सामने दो विद्वानों के विचार आए जिन्होंने ये बताया ये संक्रमणकालीन उपाय था। 1919 का अधिनियम संक्रमणकालीन उपाय था।
क्योंकि 1919 का अधिनियम, जो कि लॉर्ड मैस्टर ने बताया कि क्या था, लोकतंत्र जब तक स्वयं चलना ना सीख ले तथा अकेला चलने के विश्वास योग्य ना हो जाए, जब तक ये था। इसी प्रकार खुद मिस्टर मॉन्टेग्यू ने बताया कि ये एक अल्पकालीन उपाय था। ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच एक प्रकार का पुल था। तो ये थे इसकी विशेषताएं या लक्षण। 1919 के अधिनियम की विशेषताएं या लक्षण 13 पॉइंट थे 1919 के अधिनियम के विशेषताएं या लक्षण।